हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है और इसमें हमने टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ लिए थे और यूनिट सेल के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हमने यूज किए थे वो हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यानी जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके कितने टाइप हैं, कौन कौन से सिस्टम के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका ब्रेवियस लैटाइस का। ये ब्रेवियस लैटाइस क्या होता है? जो भी आपका क्रिस्टल सिस्टम है वो क्रिस्टल सिस्टम आपको 14 डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, 14 टाइप के यूनिट सेल प्रोवाइड करवाएगा। तो ये जो 14 टाइप के यूनिट सेल का जो अरेंजमेंट है यही कहलाता आपका ब्रेवियस लैटाइस। ब्रेवियस लैटाइस क्या है? इट गिव्स द 14 अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल के बेसिस के आधार पे या ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड यूनिट सेल ब्रेवियस लैटाइस गिव्स द 14 अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। सॉलिड के 14 अरेंजमेंट दिखाएगा आपको भाई। ठीक है, कौन कौन से होंगे वो आपको अभी देखेंगे। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, यानी क्रिस्टल सिस्टम को हमने 7 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कौन कौन से होंगे देखो। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ये 7 आपके क्या होंगे भाई क्रिस्टल सिस्टम को हमने इन 7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। अब इसको याद करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। 4 थप्पड़ उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। सी से बनेगा 4, टी से बनेगा थप्पड़, ओ से बनेगा उर्मिला को, एम से बनेगा मारता, एच से है रोहित त्रिवेदी। 4 थप्पड़ उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की ट्रिक है। सी से बना 4 से बन गया आपका क्यूबिक, यानी पहला होगा वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। टी से बनेगा भाई टेट्रागोनल, ओ से बन गया ऑर्थोरोम्बिक, एम से बन गया मोनोक्लिनिक, एच से बन गया हेक्सागोनल, RHO यानी रोहित से बन गया रोम्बोहेड्रल और त्रिवेदी जी से बन गया ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की ट्रिक है। अब इसके अंदर 14 अरेंजमेंट मिलेंगे आपको यूनिट सेल के, डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा यूनिट सेल का। क्या होगा कि जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होगा उसके अंदर 2 टाइप की यूनिट सेल देखने को मिलेंगे आपको। एक तो होगी आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरी होगी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। टेट्रागोनल के अंदर प्रिमिटिव भी मिलेगी, बॉडी सेंटर भी मिलेगी और फेस सेंटर भी मिलेगी। उससे अगले ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या मिलेगा? प्राइमरी भी मिलेगी, बॉडी सेंटर भी, फेस भी और एंड सेंटर भी। और याद रखना ये जो क्रिस्टल सिस्टम है इसके पास है भाई लार्जेस्ट यूनिट सेल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी है? 4। ऑर्थोरोम्बिक जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके पास 4 यूनिट सेल रहेंगे, यानी ये होगा सबसे बड़ा यूनिट सेल रखने वाला क्रिस्टल सिस्टम। उसके बाद अगले में मोनोक्लिनिक के अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगी और एंड सेंटर्ड मिलेगी। उसके बाद नीचे वालों में मिलेगी आपके प्रिमिटिव। यानी कुल मिला के कुल कितने यूनिट सेल मिले आपको? 14। 7 क्रिस्टल सिस्टम ने 14 टाइप के यूनिट सेल आपको प्रोवाइड करवाए, यही कहलाता है। ये 14 टाइप का जो डिफरेंट अरेंजमेंट है सॉलिड का यही कहलाता है आपका ब्रेवियस लैटाइस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 टाइप के आपके पास क्या हो गए? यूनिट सेल हो गई। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम हमने याद कर लिया, ट्रिक क्या थी इसके, यूनिट सेल हमने याद कर लिए। अब जो मेन बात आती है वो होती है भाई आपकी एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ किसे डिनोट करेंगे? A, B और C से। एक्सियल एंगल हो गया आपके अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखा जाए? देखो एक्सियल लेंथ के अंदर पहला आप लिखोगे A = B = C, यानी यहाँ पे 3 भाई बहन हैं, तीनों के तीनों एक जैसे हैं। सबसे जो लास्ट वाला है यहाँ लिखोगे A ≠ B ≠ C। ये पहली जनरेशन थी, बिल्कुल शांति प्रिय, सारे के सारे एक जैसे।
और ये लास्ट वाली जनरेशन थी, सारे के सारे खड़ूस, तो कोई आपस में मिलता जुलता ही नहीं है। ठीक है, पहला इक्वल टू बी इक्वल टू सी किसके अंदर, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। बीच वाले कैसे लिखेंगे, देखो एक एक कम करते चलना, ए इक्वल टू बी, अब की बार इसमें क्या करोगे, नॉट इक्वल टू सी, हो गया। इससे अगले में एक फिर कम कर दो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, समझ आ गई। अब क्या करोगे, ये यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो और ये यहाँ रख दो, ये यहाँ आएगा, क्या बनेगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसको यहाँ रखेंगे, क्या बनेगा, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ये क्या रहेगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और लास्ट वाला आपके पास पहले आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ की जो एक्सियल लेंथ थी वो आपको पता चल गई। पेपर में पूछता है तो यही पूछता है भाई कि मान लीजिए मोनोक्लिनिक की एक्सियल लेंथ क्या होगी, एक्सियल एंगल क्या होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोक्लिनिक कौन से नंबर पे आता है, 4 थप्पड़ उर्मिला को मारता है, मोनोक्लिनिक आता है चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे क्या होगा, पहले अगर आपको एक याद है, लास्ट वाला याद है, उसके बाद एकदम से दिमाग में आ जाएगी कि एक एक कम करते जाना आपको, और फिर लास्ट में ये ट्रिक अपनानी है। ठीक है, उसके बाद याद करेंगे इनके एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल के लिए क्या था भाई, अल्फा बीटा गामा। तो पहले में तो क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, तीनों के तीनों बराबर थे। यहाँ क्या रहेगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो पहले जो 3 क्रिस्टल सिस्टम होंगे उनके अंदर सेम रहने वाला है, अल्फा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब 3 जनरेशन तो सही से आ गई, बिल्कुल शांति प्रिय थे। अगले वाली जो जनरेशन आई उसने क्या किया भाई, यहाँ बीटा थोड़ा सा अलग हो गया, यानी अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ बीटा क्या हो गया भाई, अलग हो गया, तीनों बराबर थे, यहाँ आके बेटा क्या हो गया, अपने पेरेंट्स से अलग हो गया। अब जैसे ही बेटे की शादी होगी, पेरेंट्स से अलग हो गया, थोड़ा सा अलग चलने लगा, गुस्सा किसको आया, माँ को, माँ का बीपी हो गया 120। यहाँ क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। माँ का गुस्सा बीपी चढ़ गया 120 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा आपका कितना हो गया, 120 डिग्री। अब एक बचता है आपका, उसके अंदर क्या होगा कि अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों बराबर, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे भाई। ठीक है, ये छोटा सा तरीका है कि पहले वाले तीनों एंगल 90 डिग्री है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, लास्ट वाले नहीं है। पहला मिल गया, लास्ट वाला मिल गया। पहले 3 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सेम रहेगा एक्सियल एंगल, उसके बाद क्या होगा, बेटा थोड़ा सा अलग चलेगा, बेटा अलग चलेगा, यानी कि अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होगी, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। बेटा जैसे अलग हुआ, माँ को गुस्सा आ गया, माँ का बीपी कितना गया 120, बेटा तो फिर से वैसा हो, लेकिन माँ मान नहीं रही, तो अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री हो गए, लेकिन गामा कितना हो गया 120। और उसके बाद तीनों तो बराबर हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये है आपका ब्रेवियस लैटाइस और क्रिस्टल सिस्टम, उसके एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल और उसके यूनिट सेल और उनका नाम याद रखने की ट्रिक। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे हम नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम या डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। हर एक प्रकार की जो यूनिट सेल हमने पढ़ी थी कि एफसीसी कौन सी थी, बीसीसी थी, ईसीसी थी, इनके अंदर कितने कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे उनका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी जो SCC है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके अंदर कुल मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स। एक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी, उसके अंदर जितने भी लैटिस पॉइंट है वो कहाँ मिलेंगे भाई, कॉर्नर्स के ऊपर मिलेंगे। कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो टोटल लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स, कॉर्नर के ऊपर कितने लैटिस पॉइंट हो गए भाई, 8। किसी भी सिंपल यूनिट सेल होगी उसके अंदर टोटल जो लैटिस पॉइंट होंगे कॉर्नर्स के ऊपर वो 8 रहेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा भाई। 8 कॉर्नर हैं, इस 8 कॉर्नर हैं, 8 पॉइंट हैं, तो इस एक कॉर्नर के ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। 8 पॉइंट हैं और 8 ही कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर के ऊपर 8 लैटिस पॉइंट हैं, इस एक कॉर्नर के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन होगा प्रत्येक का भाई। हर एक का 1/8 होगा तभी तो जाके पूरा होगा ना, 1/8 + 1/8। एक एटम का, एक लैटिस पॉइंट का यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक कॉर्नर के ऊपर, एक कॉर्नर के ऊपर एक लैटिस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो रहेगा आपका 1/8। भाई 8 कोने हैं, 8 कोनों पे लैटिस पॉइंट कितने आ गए, 8। तो एक कोने के ऊपर इन 8 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अगर 8 का जोड़े तो 1 बनेगा, टोटल तो 1 बनना है, तो इस एक पॉइंट के ऊपर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया प्रत्येक पॉइंट का, 1/8 हो गया ना। एक पॉइंट का टोटल पॉइंट 8 है, एक कॉर्नर के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 1/8। टोटल जो पार्ट कॉर्नर्स के ऊपर लैटिस पॉइंट है वो 8 है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 8 है, 1/8 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे भाई, 1/8 × 8। समझ आया भाई। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 लैटिस पॉइंट है, हर एक कॉर्नर के ऊपर लैटिस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा। इस एक पॉइंट के ऊपर प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 1/8 1/8। जब 1/8 को आप 8 बार जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, एक पॉइंट ही तो बनेगा ना। तो एक पॉइंट के ऊपर, एक जगह के एक कॉर्नर के ऊपर हर एक लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन वो कितना है, 1/8। टोटल कॉर्नर्स के ऊपर लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8। तो कितने बनेंगे, यानी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे भाई, एक एटम रहेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। समझ आया। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 लैटिस पॉइंट हैं, लेकिन एक कॉर्नर के ऊपर उन 8 लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, वो होगा आपका 1/8। टोटल लैटिस पॉइंट कितने थे, 8। एक का 1/8 है तो 8 का कितना होगा, एक एटम। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बजाय बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या थे कि लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जो सेंटर है आपका यूनिट सेल का, उस यूनिट सेल के सेंटर पे भी, यानी पूरी यूनिट सेल का एक जो सेंटर हो गया वहाँ भी रहेंगे। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए ये आपकी एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं क्यूबिक यूनिट सेल है। अब 8 तो इसके कॉर्नर हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स के ऊपर तो यहाँ लैटिस पॉइंट हो गए। एक क्या रहेगा, एक रहेगा इसके सेंटर के बीच में, जो इसका सेंटर होगा बीच में, यहाँ नहीं, इसके बीच में, यहाँ बीच में। तो जो बीच वाला होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पहले हम कॉर्नर वाले का ले लेते हैं। टोटल लैटिस पॉइंट होंगे 8, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। उसके बाद
नंबर ऑफ लैटाइस पॉइंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के ऊपर कितने हैं? एक ही तो है ना। इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ भाई? कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जो सेंटर के अंदर है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, क्या ये किसी दूसरे पॉइंट से टच होगा? कोई अगर मैं इसके साथ में एक यूनिट सेल और रख देता हूँ यहाँ पे, एक इसके ऊपर, एक यहाँ, तो क्या ये किसी भी यूनिट सेल से टच होगा? नहीं होगा। ये सेंटर के अंदर है तो ये किसी भी यूनिट सेल से टच नहीं होगा, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना रहेगा? 1। यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। तो यहाँ अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम निकालूं, इसके टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम यानी कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8 मल्टीप्लाई बाई टोटल कॉर्नर्स पे कितने हैं? 8। प्लस में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाई 1। भाई कंट्रीब्यूशन क्या है? किसी के साथ टच तो होगा नहीं। 1 + 1 यानी कि 2 एटम। जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगी उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे वो कितने रहेंगे? 2। निकालने का तरीका क्या है? पहले निकालो टोटल लैटाइस पॉइंट एट द कॉर्नर। कॉर्नर के ऊपर कितने आने? हर एक के अंदर 8 आने हैं। कॉर्नर पे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 मल्टीप्लाई बाई, यानी 1/8 हो गया। तो कॉर्नर्स के अंदर इनका अगर हमने कंट्रीब्यूशन निकाला टोटल, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, कितने एटम हो गए? 1। दूसरा क्या है कि बॉडी के सेंटर पे कितने लैटाइस पॉइंट हैं? 1। अब जो सेंटर के ऊपर वो किसी में कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 का 1 ही रह गया। तो ये जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2 एटम्स। ठीक है। उसके बाद फेस सेंटर की बात करेंगे। फेस सेंटर्ड FCC, ये लाइन तो सेम रहनी है। टोटल लैटाइस पॉइंट कॉर्नर के ऊपर 8 रहने, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? यहाँ तक तो सेम रहना है, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 1 तो सेम रहना है। प्लस क्या करना है? प्लस करना है फेस सेंटर्ड की बात आ गई। अगर मान लीजिए ये इसका एक फेस है, ये इस फेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक फेस है, इस क्यूबिक यूनिट सेल का एक फेस है, ये फेस सेंटर्ड है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब यहाँ बीच में जो पॉइंट होगा, यहाँ जो पॉइंट होगा, मान लीजिए ये लैटाइस पॉइंट है, ऐसी ही यूनिट सेल में एक और रख देता हूँ यहाँ पे लाके। इस एक लैटाइस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितने फेसेस के साथ हुआ? कितने फेसेस के साथ हुआ? 2 के साथ। भाई एक ये अकेला लैटाइस पॉइंट है और अकेला लैटाइस पॉइंट एक फेस इसके साथ और आएगा। एक लैटाइस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किसके साथ हो गया? 2 के साथ। टोटल फेस कितने हैं? 6। टोटल फेसेस कितने हैं? 6। यानी टोटल फेस कितने हो गए भाई? 6। कंट्रीब्यूशन बाई ईच लैटाइस पॉइंट present एट फेस। प्रत्येक फेस के ऊपर जो लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? भाई अकेला है वो 2, एक इसके साथ यूनिट सेल और रखूंगा तो अकेला किसके साथ टच में हो रहा है? एक तो खुद के साथ और दूसरा एक वाली यूनिट सेल के फेस के साथ और टच में होगा। तो कुल कितने के साथ कंट्रीब्यूट किया? 2 के साथ। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितनों के साथ हो गया? 1/2। क्यों? अकेला कितनों में कंट्रीब्यूट हो रहा है? 2 में। ठीक है, तो अकेला 2 में कंट्रीब्यूट रहेगा, इसके जो फ्रैक्शन बनेगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? 1/2। अब टोटल फेसेस कितने हैं? 6। 2 3 6, यानी कि 3 यहाँ से आ गया एटम और 1 यहाँ से था। टोटल एटम कितने हो गए? 4। समझ आ गई? किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है उनका तो आपको पता ही है। टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, 8 लैटाइस पॉइंट, प्रत्येक का फ्रैक्शन 1/8। तो टोटल नंबर अगर हम कर निकालेंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 कैंसिल होके 1 बच गया।
बात आ गई फेस सेंटर की। फेस सेंटर का मतलब है कि किसी भी यूनिट सेल के फेस का जो सेंटर होगा वहाँ पे कोई ना कोई लैटाइस पॉइंट होगा। अब वो सेंटर के ऊपर जो लैटाइस पॉइंट है वो इसके साथ भी टच में है और दूसरा जो फेस आएगा उसके साथ भी टच में है। अकेला कितनों के साथ टच में हो गया? 2 के। तो एक पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2। 2 फेसेज के साथ कॉन्टैक्ट में है, 1/2 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। टोटल फेसेज कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर? 6। तो 1/2 × 6 कितना आ गया? 3। 3 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 4। इसी टाइप से करने आपको बॉडी सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया, एज सेंटर और एंड सेंटर। ये है आपका होमवर्क। ठीक है भाई। एंड सेंटर के अंदर और एज सेंटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो निकालने हैं आपको। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।